नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बचपन पर बस्ते का बोझ। इस देश का बचपन स्कूली बैग के बोझ तले दब रहा है। निजी स्कूल के संचालक अपने कमीशन के चक्कर में बच्चों के बैग लगातार वजनदार बनाते जा रहे हैं। नियम तो ये कहता है कि कक्षा 1 से 2 तक बैग का वजन 1.5 किलो, कक्षा 3 से 5वीं तक का बैग का वजन 2 से 3 किलो, कक्षा 6 से 7वीं तक के बैग का वजन 4 किलो, कक्षा 8वीं से 9वीं तक के बैग का वजन 4.5 किलो और कक्षा 10वीं के स्कूली बैग का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन पहली कक्षा के बच्चों को ही 10 पुस्तक पकड़ा दी जाती है। इसके बाद उसके पास पानी की बोतल है, टिफिन है, दूसरी स्टेशनरीज का बोझ अलग से रहता है। बच्चा इस बोझ से दबता रहता है। स्कूल के बच्चों को इस बोझ से कैसे मुक्ति मिलेगी, निजी स्कूलों की मनमानी पर कब लगाम लगेगी, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। नौनिहालों का बचपन स्कूली बैग के बोझ के तले दब रहा है। खासकर निजी स्कूलों में बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुकाबले ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि निजी स्कूल कमीशन के लालच में किताबों का अंबार लगा देते हैं और जब बस्तों का बोझ बच्चों के कंधे नहीं झेल पाते तो हाथों का सहारा लेकर बच्चों को साधना पड़ता है। बच्चों के कंधे व कमर बस्तों के बोझ से दर्द कर रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता स्कूल संचालकों को नहीं है और न ही जिम्मेदार अधिकारी बोझ तले दबते बचपन की सुध ले रहे हैं। पिछले साल ही जुलाई में बाल आयोग ने बच्चों के बस्ते का वजन जांचा था। सभी बस्तों का वजन तय सीमा से 3-4 गुना अधिक निकला था। अधिकांश बच्चे बस्ते का बोझ न उठा पाने के कारण उसकी तली या तली पर हाथ लगाकर सहारा देते हैं। वहीं कई बच्चों के अभिभावक बच्चों को बस्ता टांगे हुए मिलते हैं। बस्ता इतना भारी हो जाता है कि छोटे बच्चे इसका बोझ नहीं उठा पाते, इसलिए कई बार माता पिता बच्चों के कंधों का बोझ अपने ऊपर टांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारी बस्तों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर उनकी कमर पर पड़ता है। वजन के कारण अधिकांश बच्चों को कमर व कंधों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा बच्चों के घुटनों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी वृद्धि भी बस्तों के बोझ से प्रभावित हो रही है। सरकार ने बस्तों के वजन की सीमा निर्धारित कर दी है, फिर भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। सरकार के आदेश की अवहेलना खुलेआम की जा रही है। सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों का वजन तय किया है, लेकिन शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए जारी इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आलम यह है कि प्राइवेट स्कूल कमीशन के चक्कर में बस्तों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चे को ही 8 से 10 किताबें दी जा रही है, जिनमें अधिकांश अनुपयोगी होती है। इसके साथ ही उन पर इतनी ही कॉपियां भी थोपी जा रही है। वहीं डायरी, टिफिन, वाटर बॉटल का वजन अलग से है। किताबें भी वही मंगवाई जा रही है जिनमें कमीशन अधिक मिल रहा है। टीचर्स आर द सेकेंड पेरेंट्स एंड स्कूल इज़ द नेक्स्ट होम। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स यानी कि उन्हें तो अपने बच्चे की हर तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है, और होम यानी कि घर, वहाँ तो सुकून के पल बिताए जाते हैं। घर सबसे कंफर्टेबल जगह होती है, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, सुकून भरी जगह। लेकिन अगर इसी को हम अल्टरनेट वे में टीचर्स को हम नेक्स्ट पेरेंट्स बोल रहे हैं, स्कूल को हम नेक्स्ट होम बोल रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों के हेल्थ का, बच्चों के कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसके बाद आप नो ही कहेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप आज भी कितने भी रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं, लेकिन आप आज भी चले जाइए स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, नेक्स्ट क्लास में आपका बच्चा जा रहा है, तो आपको एक स्टेशनरी पता होगी जहाँ से आपके बच्चे के स्कूल के सारे बुक्स मिल जाएंगे।
और अगर आपने चलिए सोच लिया कि नहीं यहाँ से नहीं लेना है, तो कुछ एक बुक्स आपको मिस करनी पड़ेंगी क्योंकि वो बुक्स अवेलेबल ही नहीं होती दूसरी स्टेशनरी पे। तो ये सब, इस पर गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, लेकिन उनका पालन कहीं नहीं होता। और धड़ल्ले से ये जो बिजनेस है ये चलता आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर स्कूल की मिलीभगत सामने आती है। क्यों आखिर इनकी जो किताबें हैं वो एक ही स्टेशनरी पर मिलती है, एक ही दुकान पर मिलती है जहाँ पता होता है, या फिर वो लिस्ट दे देंगे, उस लिस्ट में पता रहेगा आपको कि यहाँ से ले लीजिए यहाँ मिल जाएगा, यूनिफॉर्म यहाँ से ले लीजिए यहाँ मिल जाएगा। तो ये क्यों आपको अगर पर्टिकुलर एक जगह पर भेजा जा रहा है, एक दुकान पर भेजा जा रहा है, तो कुछ तो गाला है। और इस गड़बड़ को कई बार उजागर होते हुए देखा गया है। अब आ जाइए बस्ते की बात पर। सरकारी स्कूलों में हम देखते हैं बस्ता इतना भारी नहीं होता, लेकिन निजी स्कूलों में भर भर के, कभी ड्राइंग के नाम पर, कभी किसी ग्राफ पेपर के नाम पर, कभी आपकी क्राफ्ट बुक के नाम पर, किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर आपके बस्ते का बोझ बढ़ता है। किताबें पहले ही ओवरलोडेड है और ऐसे में बच्चे के शोल्डर्स, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होना, आपके बच्चे को आप देखेंगे कि इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं बच्चों के शोल्डर्स झुके हुए हमें दिखते हैं। क्या करें, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे बच्चा आपका पहुंच रहा है, उस बैग को लेकर तो उसको कुछ तो इफेक्ट होगा। चलिए, ये चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन को शायद ये चिंता नहीं और सिस्टम को भी शायद ये चिंता नहीं, और अगर इसकी चिंता होती तो शायद ये चर्चा हमें करनी नहीं पड़ती। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इंदौर का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ये पहली बार नहीं है, इसको लेकर हमने पहले भी कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, या होने के बावजूद भी उसे अनदेखा किया जाता है क्योंकि इस पर अच्छी खासी कमीशन जुड़ी हुई होती है। अब बच्चों की हेल्थ को लेकर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो स्कूल और दुकानदारों के कमीशन के सामने आ चुके हैं। प्रशासन भी अपने अलर्टनेस दिखाता है कि वो जाकर स्कूलों पर इस तरह के फाइन चार्ज कर रहे हैं या किसी तरह का चालान कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा जब स्कूल शुरू होते तब दिखता नहीं है। फिर आपको जाना है उसी स्टेशनरी पे हर साल, फिर आपके स्कूल की बच्चे की किताबें जो है वहीं से मिलेंगी। क्या कोई बदलाव नहीं होता, कभी नहीं होता? देखिए ये बहुत लोगों से आग्रह करते हैं और लोगों से कहते हैं कि स्कूल में अपने बच्चों को कम से कम मुझे भेजने का कम से कम बोझा हो, कम से कम किताबों की आवश्यकता हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, आप सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल जो एमपी बोर्ड फॉर्मेट से चलती है और एमपी बोर्ड दूसरे स्कूल से शायद उनमें इस तरह का जो है प्रतिबंध नहीं होता है कि आपको यही किताबें लेना है, यही सिलेबस लेना है, यही स्टेशनरी शॉप से लेना है। सीबीएसई में ये सबसे बड़ा विषय आता है कि सीबीएसई बोर्ड में स्कूल से उनके पर्टिकुलर स्कूल से स्टेशनरी शॉप होते हैं, उनके पर्टिकुलर जो ड्रेसेस होते हैं उनकी शॉप होती है, यानी परमानेंट स्थान होता है जहाँ पर इनके स्कूल बैग स्कूल। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करवाती हूँ, रुकिएगा ज़रा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। जेपी पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। पालक संघ के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पालक संघ के सचिव हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन महेश्वरी जी। महेश्वरी साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी अनादि टीवी पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, बढ़ता बस्तों का वजन, बोझ पड़ता कंधों पर, जिसमें कई बार बच्चों को तो अपना हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो अपने बेल्ट्स को सपोर्ट दे सके और तीसरा या चौथी मंजिल पर जहाँ पर उनका क्लासरूम है वहाँ तक पहुँच सकें। ये कई बार ऐसा हमने इसको लेकर चर्चा भी की है, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपसे हेल्थ के पर्पस पर अगर प्रोस्पेक्टस पर बात करूं तो आप क्या देखते हैं, इस तरह का जो बोझ बच्चों के कंधों पर पड़ता है और वो जा रहे हैं तब भी वो बोझ उनके कंधों पर है, वो आ रहे हैं, अगर उन्हें किसी और गेम्स के लिए उनको किसी ग्राउंड में शिफ्ट किया जाता है, कभी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं। डॉक्टर साहब का फोटो दिखाइए, डॉक्टर साहब से बात करिए। मैं डॉक्टर साहब, तो क्या बताएंगे आप, हेल्थ इश्यूज जो बढ़ रहे हैं इसके क्या आगे जाके परिणाम होंगे बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड पर, बच्चे पर? डॉक्टर साहब पहले तो आपको और आपके दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। विषय आपका बेहद सरल और सहज है, लेकिन इस विषय से होने वाली जटिलताएं बहुत ज्यादा है। जब बच्चे विकसित होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अक्सर जब बच्चों का विकास होता है तो उनको वर्टिकल डायरेक्शन में विकास होता है, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में विकास होता है तो ऐसी कंडीशन में यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का एंटी ग्रेविटी प्रेशर है, एंटी ग्रेविटी प्रेशर मतलब एक बड़े उनके ऊपर डाल दिया जाए तो वो एंटी ग्रेविटी प्रेशर कहलाता है। तो जब भी कभी विकासशील बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार का एंटी ग्रेविटी प्रेशर किसी भी रूप में, चाहे वो वजन के रूप में हो, चाहे तनाव के रूप में हो, तो एंटी ग्रेविटी प्रेशर जॉइंट प्लेट पर विपरीत असर पड़ता है।
उसके बाद हर जोन में 2 अलग अलग हिस्से होते हैं जहाँ पे जोन हिस्से होकर लंबी होती है। एक हिस्से को एपिफाइसिस बोलते हैं और दूसरे हिस्से को डायाफाइसिस बोलते हैं। इन एपिफाइसिस और डायाफाइसिस पर एक अनावश्यक तरीके से आवश्यकता से अधिक वजन आए तो ऐसी परिस्थितियों में एपिफाइसिस और डायाफाइसिस पर होने वाले परिवर्तन उसकी हड्डियों को कहीं कहीं निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं और ऐसे में बच्चे के जो जोड़ों का विकास होता है, बच्चे की जो हड्डियों का विकास होता है, वो कहीं न कहीं सही, सटीक और सीधा जिस एनाटॉमिकल पोजीशन में उसका विकास होना चाहिए नहीं होता है। ऐसे में भी बच्चे में विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो ये परेशानी और बढ़ जाती है, उसका विकेट हो जाती है, उसकी मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है। और जब भी कभी कोई व्यक्ति कोई वजन उठाता है तो हम ये देखते हैं कि अक्सर वो अपने वजन को उठाने के बाद संतोषजनक तरीके से चलने के लिए आगे झुककर चलता है। जब वो बच्चा पीठ पर बोझ बक्से का बोझ उठाकर आगे की तरफ झुककर चलेगा तो उसके शरीर में खासकर स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाने वाली 33 हड्डियां और उन 33 हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले 33 जॉइंट के इन पर विपरीत असर पड़ता है, तो उसके स्पाइन पर कहीं का विपरीत असर पड़ता है और उसका संतुलित सही और सामंजस्य के साथ उसके शरीर का विकास होने में कहीं स्थिति में उसको विपरीत दिशा में प्रभाव डालती है। इसलिए ये बच्चों के ऊपर बच्चों का बोझ किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना डॉक्टर साहब, इसलिए तो चिंता हो गई है कि अगर इसी तरह रहा तो बच्चों का पोस्चर बिगड़ता हुआ चला जाएगा और आने वाले समय पर, जैसे पहले हमारे यहाँ उसको कुब बोला जाता है, कुबड़ा होना, कि आप बच्चा अगर इसी तरह झुककर चलेगा तो उसको बैक में उसका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, वो कुबड़ा होके चलने लगेगा, झुका हुआ होके चलने लगेगा, कम समय में उसको लाठी का सहारा लेना पड़ जाएगा। ये अगर तब कहा जाता था और वो भी किसी वजह से कहा जाता रहा होगा और वो भी होता ही है, लेकिन इस तरह से अगर हम देखेंगे बच्चों को तो ये कम समय में ही उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ेगा, फिर उनकी हाइट पर भी जाहिर सी बात है फर्क पड़ ही रहा है। जी आप कर लीजिए कंप्लीट। जी आज की तारीख में हम युवा बच्चों को देखेंगे जिनकी उम्र 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या जो विकसित बच्चे होते हैं 20, 22, 25 वर्ष, उनको आप गौर से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि उनसे जब वो चलते हैं तो कहीं से उनका संदर्भ थोड़ा आगे चुका है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल के बच्चे का ही पूरी तरह दोष है। निश्चित तौर पर कई बार बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो आगे झुक कर बैठते हैं, कुर्सी पर ठीक से नहीं बैठते हैं, उनकी सिटिंग पॉस्चर ठीक नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मैकेनिकल फैक्टर भी बच्चों के स्कूल के बच्चे का बोझ होता है। जब हम कभी आज की तारीख में नई पीढ़ी को देखेंगे तो हम अक्सर देखते हैं कि वो बीमा पान के लिए चलने वाली पोजिशन की वो नहीं रहती, थोड़ा सा बड़ापन होता है और इसमें उन बच्चों का कहीं कतई कोई दोष नहीं। बच्चों के लालन पालन करने वाले उनके माता पिता को इस पर आपत्ति लेना चाहिए और स्कूल को इस पर संतोषजनक तरीके से कुछ निर्णय लेना चाहिए और शासन को भी सकारात्मक संज्ञान लेकर इन सब चीजों से बच्चों के विकास को उनका प्रभाव है उसको बच्चों को बचाने के लिए शासन स्तर पर भी संज्ञान लेकर सही निर्णय होना चाहिए और बस्ता रहित बच्चा स्कूल जाए, बस्ता रहित बच्चा स्कूल जाए और बस्ता रहित बच्चा स्कूल जाए, इसकी व्यवस्थाओं को निश्चित करना चाहिए। ठीक है, सचिन जी हमारे साथ जुड़े। महेश्वरी जी, जिस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहले से ही है और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस बैग को लेकर हम बात करें इस बैग को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो पालन होना चाहिए इस मामले में शायद वो हो नहीं रहा। सर मैम बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा कि आप लोगों ने विषय को रखा हुआ है विषय बहुत ही गंभीर है। इसका कारण ये है कि हमारे बच्चों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो उस समय ग्रोइंग स्टेज में होता है और एज अ पेरेंट्स एसोसिएशन का सदस्य और सेक्रेटरी होने के नाते मैंने कई पेरेंट्स से इस विषय में बात की है। समस्या कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की मानसिकता में भी है। उनको ये लगता है कि इस बच्चे को सक्सेसफुल होना है चाहे किसी भी कीमत पे हो। हम लोग एक तरह की घोड़दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा कितना अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है, कितना अधिक आगे जा सकता है। तो पढ़ाई के अंदर मैं ये पाता हूँ कि बच्चों का हम कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज उनकी हेल्थ के साथ में कर रहे हैं। उनकी बैक, उनकी पसली, उनकी रीढ़ की हड्डी पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आपने बोला कुबड़ निकल जाना या उनके पीठ में लगातार पेन होते रहना, उनकी हाइट पे फर्क पड़ना, ये तो हो ही रहा है। और शासन की नीति है कि 10 से 15% अधिकतर बच्चे के बॉडी वेट का जो परसेंटेज है वो बच्चे के बैग का वजन होना चाहिए।
जैसे कि पहली और दूसरी क्लास में 1.5 किलो, तीसरी से 5वीं क्लास में 2 से 3 किलो, छठी से 8वीं क्लास में 3 से 4 किलो और 9वीं 10वीं क्लास में अधिकतम 4.5 किलो का वजन होना चाहिए। पर हम पाते हैं कि तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चे ही 4-4 किलो के बैग लेके जा रहे हैं। तो इसमें एक समस्या फिर प्रशासन की भी आती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक इसको लेने की एक नीति है, इसमें सीरियसली नहीं लेते इस विषय को। और स्कूल तो सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि इतने विभिन्न विषय बच्चे को पढ़ाने की इच्छा है, उनको तरह तरह की ड्राइंग, तरह तरह के सब्जेक्ट उसमें डाले गए हैं और उसको सिखाने की बजाय एक रट्टू तोता बनाने की प्रयास है कि हर चीज को, जबकि यह है कि पहली दूसरी क्लास तक तो होमवर्क नहीं देने की नीति है, नो होमवर्क की नीति है, पर छोटे बच्चों को भी होमवर्क दिए जाते हैं। उनकी अब स्टेशनरी, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टेशनरी भी एक बिजनेस का हिस्सा बन गई है। अधिक से अधिक स्टेशनरी का पैकेज देना और उन पेरेंट्स पे दबाव बनाना, चुपचाप से रिसेप्शनिस्ट द्वारा पर्ची पकड़ा देना कि इस दुकान पे ही किताबें मिलेंगी, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इसमें शासन को और हम सभी पेरेंट्स को भी अब मैं थोड़ी आपकी जिम्मेदारियों के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि पालक संघ के सचिव हैं आप, और ऐसा आपने कहा कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा क्रिएटिव हो या बच्चा और भी ज्ञान अर्जित करे। तो आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में घर बैठे भी आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, ये मुझे लगता है सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन किसी पेरेंट्स ने आपके पास आके या आप लोगों ने इस बारे में ना सोचा हो तो ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है। और अगर आपने सोचा है तो आप लोग, क्योंकि एक पूरा संघ है आपका, आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि आप लोग जाके पूरा एसोसिएशन जाके इस बारे में बात करें, प्रशासन से बात करें, स्कूलों से बात करें, और जब ये नीति है तो इसका पालन होना चाहिए? मैम, समय समय पर हम जैसी आवश्यकता होती है पेरेंट्स की आवाज वहां पर उठाते हैं। हमने प्रशासनिक शिक्षा मंत्री से लेके सीएम से लेके हमने पहले फीस को लेके भी लड़ाई लड़ी थी कोरोना काल में। लेकिन बात का लबो-लबाब ये है कि इतने बड़ी संख्या में स्कूल हैं और नियम बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन नियमों का पालन करवाना एक अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो अपराध उनके बच्चे के साथ में हो रहा है। जब आपको अपराध बोध है ही नहीं, उनको लगता है कि इस जमाने में इतना वजन तो उठाना ही पड़ेगा अगर बच्चे को सक्सेसफुल होना है तो जाने अनजाने में हम चाह के भी उतने पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और पेरेंट्स इसको एक मुद्दा मानते ही नहीं है। उन्हें कई बार इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन जब बीमारी हो जाती है, कोई समस्या आती है, हो सकता है कि 100 में से 5 बच्चों को समस्या आए। लेकिन राजधानी से इसकी शुरुआत की जा सकती है। हर स्कूल में आपका एक ऐसा कुछ संगठन होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए जो आपको रिपोर्ट करे इस मामले में। कोई मीटिंग होनी चाहिए इन पेरेंट्स की जो आपस में बात करके, हो सकता है किसी पेरेंट्स के मन में ये बात हो, लेकिन क्योंकि सारे बच्चे के पेरेंट्स नहीं बोल रहे तो वो क्यों बोले, या वो बोलेंगे तो उनके बच्चे को परेशान किया जाएगा। ये चीज़ें हैं जिस पर अगर आप एक संघ बनाकर चल रहे हैं तो संघ की जिम्मेदारी है कि वो इनको आगे बढ़ाए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि भविष्य में हम इस विषय पे और संगठित होकर और जागरूक होकर करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर फीस लेना, हर महीने एक एक्स्ट्रा फीस कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में जाती है। पेरेंट्स आवाज नहीं उठाते हैं, वो आवाज भी उठाएं तो कहाँ उठाएं? तो आपकी कमेटी होनी चाहिए हर स्कूल में। आप राजधानी से इसकी शुरुआत कीजिए, हो सकता है आगे और भी शहरों में इसको बढ़ाया जा सके। आपकी कमेटी बढ़ेगी, आपका संघ बढ़ेगा, तो जो पालकों की परेशानी है वो आप तक पहुंचेगी। अगर आपके पास पहुंचेगी नहीं, उन्हें पता ही नहीं उन्हें कहाँ रिपोर्ट करना है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, अभी हम आगे भी बात करेंगे। योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े स्कूल हैं, इंदौर में भी, भोपाल में भी, अलग अलग शहरों में, और वहां पर ये सब आंखों देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई शिकायत ही ना करे योगेश, तो कंप्लेन कहाँ तक जाएगी? यही तो मैं माहेश्वरी जी से बोल रही थी। आप अपनी बात रखिए। देखिए पारुल, इंदौर एक बड़ा एजुकेशन हब है और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 बोर्ड काम करते हैं जो शिक्षा के लिए काम करते हैं, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। अब हम आपको बता दें कि एमपी बोर्ड में बहुत लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे शिक्षा लेते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड में उसमें मिडिल क्लास से लेकर हायर क्लास के बच्चे इसमें शिक्षा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीएसई बोर्ड हर साल जो है पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, हर साल सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। मैंने ये अभी देखा लेटेस्ट में कि जो पिछले साल 6 का बच्चा है जो सिलेबस पढ़ रहा था, तो इस साल सिलेबस थोड़ा चेंज करके उसको बदल के दे दिया गया है। स्कूल बुक का वही नाम है, लेकिन ये चीजें हमेशा देखने में आती है। और इंदौर में जो है
पर्टिकुलर शॉप ऑथराइज्ड है। हर स्कूल का एक शॉप ऑर्गेनाइजिंग का स्कूल की बुक्स को लेकर हो या उनकी ड्रेसेस को लेकर हो, तो इस कारण से पेरेंट्स को मजबूरी में उसी शॉप से बुक खरीदना पड़ती है, क्योंकि और कोई अगर शॉप बुक रखेगा वो वाली, तो वो उसके पास ग्राहक नहीं जाएंगे और उनकी वो बुक अगले साल के लिए वो ऐसा कभी हुआ कि इस मामले में कोई कार्रवाई हुई विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? 2020 शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में है, लेकिन कार्रवाई होते हुए देखी? देखिए पारुल, मैंने आज तक अभी इस तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। हर बार सर्कुलर जारी होता है कि कोई भी स्कूल, कलेक्टर द्वारा सर्कुलर जारी होता, शिक्षा विभाग द्वारा सर्कुलर जारी होता कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे या किसी भी माता पिता को कोई भी पर्टिकुलर शॉप से बुक या ड्रेसेस लेने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन मजबूरी माता पिता की ये है, मजबूरी ये है कि उनको वही उसी दुकान से बुक्स मिलना है, उसी दुकान से ड्रेसेस मिलना है, तो उनकी भी मजबूरी जाना। अब ये सवाल उठता है कि बुक, जैसे हमारे सचिन जी ने बताया और अन्य हमारे सहयोगी ने बताया कि उनका जो सिलेबस है उसके आधार पर उनके साथ स्टेशनरी रेट का भी अभी मैं खुद एक पिता हूँ, मैं हूँ, लेकिन जो पिछले साल कुछ स्टेशनरी वो आज तक रही, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कि अननेसेसरी की जो स्टेशनरी हो जाती है, दी जाती है, इसका सबसे बड़ा कमीशन का खेल है, क्योंकि बड़ा कमीशन स्कूलों को इन स्टेशनरी शॉप से और इन ड्रेस। ठीक है योगेश, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि डॉक्टर साहब, अगर आप ये प्रॉब्लम है ही तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम उनमें आ रही है, तो वो आगे क्या करें? उन्हें क्या सलाह देंगे आप? डॉक्टर पालीवाल साहब जी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें दरअसल जो स्टोरी है कि इसको कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले तो माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे का जो विकास होता है वो आकाश की तरफ होता है और जमीन की तरफ से कोई भी बोझा उसको एंटी ग्रेविटी प्रेशर के कारण उसके शरीर पे विपरीत असर डालता है, सबको मालूम है ये बात। लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य की मृग तृष्णा बोलते, अपने बच्चे के भविष्य की मृग तृष्णा में चाहे उसके भविष्य को सुदृढ़ कर रहे हो पर उसके शरीर को सुदृढ़ नहीं कर रहे हो। एक स्वस्थ बच्चा स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वस्थ विकास करेगा तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा उपयोगी और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज्यादा कहीं कंसंट्रेट कर पाएगा। लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी, खासकर आजकल बच्चों में आप देखते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, यदि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट परफेक्ट वर्टिकल पूरा का पूरा बॉडी शेप से होगा, ह्यूमन बॉडी शेप से होगा, तो उनको भी कहीं ना अच्छा लगा। और एक अच्छी फीलिंग हमें एक अच्छा ब्रेन देती है, एक अच्छा ब्रेन हमें एक अच्छा थॉट देती है। तो इसके लिए मैं 3 अलग अलग बिंदुओं पर मैं यहाँ जिम्मेदारी मानता हूँ। एक उसके पेरेंट्स, दूसरा स्कूल और तीसरा शासन, तीनों को ट्राइंगल लड़ा लेकर इसका हल निकालना ही चाहिए और सबको ध्यान देना ही चाहिए। बिल्कुल। योगेश के पास वापस जा रही हूँ, उनके साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। योगेश, ओवर टू यू। जी योगेश, योगेश को आवाज नहीं मिल रही है। योगेश के पास मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा हम कनेक्ट कर पाए उसे। ठीक है, एक कमेंट में माहेश्वरी जी से ले लेती हूँ। माहेश्वरी जी, अब आश्वासन आपसे कि इस समस्या पर हल तो आप ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बात करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो शायद इस पर सर्कुलर जारी हो जाएगा और स्कूलों तक पहुंचेगा। बस इतना ही। जी माहेश्वरी जी। जी मैम, मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना काल में जब फीस की समस्या आई थी, पेरेंट्स के पास फीस नहीं थी, रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जितनी एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद में जो डिसीजन आया उसको फॉलो कराने का प्रयास किया, तो उसमें करीबन 70-80 करोड़ रुपए की रिबेट हमने पेरेंट्स को उस समय दिलवाई। उसका कारण ये था कि पेरेंट्स एक विषय में एकजुट थे। उन सभी को मालूम था कि हमको स्कूल से सुविधा नहीं मिल रही है, तो हमको फीस में राहत मिलनी चाहिए। परंतु अभी इसमें पेरेंट्स की ओपिनियन मिक्स्ड है। इसमें उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है बच्चों की ग्रोथ को रोकने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी सर, पालीवाल साहब आपका भी शुक्रिया। योगेश की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। योगेश जी। योगेश जी, देखिए पारुल, मेरे साथ में प्रिंसिपल है रश्मि टेकरे जी। रश्मि जी जिसे जानते हैं वो लगातार बच्चों के स्कूल बैग को लेकर किस तरह से अवेयरनेस लाते हैं या पेरेंट्स को कैसे बताते हैं, स्कूल किस तरह से फॉलो होता है। मैडम ये बताइए कि स्कूल बैग को लेकर बहुत हमेशा से ये सवाल उठते रहे कि बच्चों का जो स्कूल का बैग बहुत उनके वजन से ज्यादा हो जाता है,
ऐसे में बच्चे पढ़ाई करे या अपने स्कूल बैग को संभाल या अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, किस तरह से आप देखते थे? नहीं, इसके लिए स्कूल के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है और टाइम टेबल सेट किया जाता है और टाइम टेबल में भी क्लास टीचर ध्यान देते हैं कि बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से बुक ला रहा है या नहीं ला रहा है। और छोटे बच्चों के लिए विशेषकर उनकी किताबें स्कूल में ही रखी जाती हैं। मैडम किस तरह से कितना वजन रहता है, अगर बच्चों की बात करें तो किस स्कूल की क्लास के बच्चों का, किस क्लास के बच्चों का कितना वजन था, किस क्लास के बच्चों के कितना वजन तक आप कैरी कराते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है इन नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाता है और गवर्नमेंट नॉर्म्स को ध्यान में रखकर उससे कम वजन ही हम लोग बैग का रखते हैं और खुद चेक करते हैं कि बच्चों के बैग का वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ही बुक्स बच्चे लाते हैं। स्कूल के द्वारा भी कई बार ये होता है कि किसी पर्टिकुलर शॉप से लेना, क्या आपके स्कूल द्वारा भी इस तरह से ऑथराइज कोई बुक शॉप? नहीं, हमारे द्वारा बुक लिस्ट हम बोर्ड पे लगाते हैं और पेरेंट्स कहीं से भी बुक खरीद सकता है। बिल्कुल, कितना अगर फर्क इसी पड़ता तरह है से सारे स्कूल पालन करने लगे तो शायद, और प्रिंसिपल्स भी स्कूल में जो प्रबंधन है वो भी इस पर अगर सपोर्ट करने लगे तो शायद इस तरह की समस्याओं को हम डिस्कस ही ना करें, क्योंकि एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है बच्चों की ग्रोथ को लेकर। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जब नीति है तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल उसका कितना पालन कर रहे हैं, वरना बनाते रहे जितनी नीतियाँ बनानी। खैर, बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। तो बचपन पर बस्ते का बोझ भारी पड़ रहा है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस बस्ते के बोझ को कम किया जाए, वरना बढ़ता हुआ बच्चा वो भी इस बोझ के तले दबता जा रहा है, जो आगे किस हद तक बढ़ेगा, यानी हम उसके फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो उसके मानसिक तौर पर भी उस पर प्रभाव डाल रही है। रखिए अपना ख्याल। अभिभावक हैं तो इस बारे में विचार कीजिए, क्योंकि एक गंभीर मसला है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।